एक आर्टिकल शुरू किए थे आपका फॉर्मूला फॉर नॉर्मल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होता क्या है, डी अल्फा बीटा। आपको पता है डी अल्फा बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो नॉर्मल कर्वेचर को हम लोग निकाल रहे हैं। नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर पढ़ा था कप्पा, नॉर्मल कर्वेचर कहते हैं कप्पा एन, मतलब नॉर्मल की दिशा में जो कर्वेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्वेचर। अभी तक आप लोगों ने कर्वेचर पढ़ा था कप्पा, तो पता है कर्वेचर के लिए क्या करते हैं, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। वो टेंजेंट का जो स्लोप आता है उस पॉइंट पे वही आपका कर्वेचर को डिफाइन करता है। लेकिन किसी पॉइंट पर आपको पता है x1, x2 और n, तीन चीज़ें हो गई। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में जो कर्वेचर होता है उसको नॉर्मल कर्वेचर कहते हैं और उसको कप्पा एन से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग नॉर्मल कर्वेचर पढ़ने चल रहे हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ डी अल्फा बीटा। ठीक है, और नॉर्मल कर्वेचर हमने पढ़ाया है आप लोगों को भाई, तीन पढ़ाए थे, टी आई, पी आई, बी आई। तो टी आई के जो कर्वेचर होता है उसको कर्वेचर कहते हैं, बी आई के जो अलॉन्ग कर्वेचर होता है उसको नॉर्मल कर्वेचर कहते थे, कप्पा एन। ठीक है, आपने पढ़ा था, अच्छा म्यूस नायर अभी आगे आएगा। ठीक है, फिलहाल कप्पा एन पीछे पढ़ा चुके हैं। लिखिए, लेट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, किसका एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई यू अल्फा, किसका इक्वेशन है, सरफेस का। लेट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई यू अल्फा कॉमा फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, for every I is equal to 1, 2, 3 and alpha is equal to 1, 2 and alpha is equal to 1, 2 be the equation of surface, be the equation of surface and capital P be any point on the surface, and capital P be any point on the surface whose parametric coordinate are u alpha, whose parametric coordinate are u alpha। ठीक है, फुल स्टॉप। लेट कप्पा एन रिप्रेजेंट्स द कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, लेट कप्पा एन रिप्रेजेंट्स द कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। आपको ध्यान होगा हमने बताया था शुरुआत से कि कर्वेचर पॉजिटिव होता है, लास्ट में ले जा करके हमने कहा था कि कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि नॉर्मल सेक्शन का कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर सरफेस कॉन्केव है, ये उभरा हुआ, तो उस केस में हमारा कर्वेचर पॉजिटिव होगा, और अगर सरफेस कॉन्वेक्स है तो उस केस में हमारा नॉर्मल कर्वेचर नेगेटिव होगा। ठीक है, लिखिए फुल स्टॉप के बाद, इट विल बी पॉजिटिव इफ द कर्व इज कॉन्केव on the side towards which Ni points out, Ni मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, Ni points out। नीचे से लिखिए, then we can write, पढ़ा है ये कभी, x डबल डैश i इज इक्वल टू t डैश i इज इक्वल टू कप्पा n
पी आई इज इक्वल टू कप्पा एन एन आई। ठीक है, पहले से ही लिखे हैं, यहीं पे हमने शुरुआत में आपको बताया था नॉर्मल कर्वेचर, लिख लीजिए। यहाँ एक चीज़ लिखवा रहा है, उसको याद रखिएगा। पी आई क्या होता है? प्रिंसिपल नॉर्मल। ये एन आई के हमेशा और हमेशा बराबर होता है। आपको बताए थे प्रिंसिपल नॉर्मल का मतलब, आप लोग बचपन से जो नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं वो प्रिंसिपल नॉर्मल है। मतलब टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम लोग प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, जो आपके बचपन वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे यूनिट नॉर्मल लिया एन आई, चूँकि ये भी नॉर्मल है, प्रिंसिपल नॉर्मल पी आई भी नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल आपके चाइल्डहुड वाले नॉर्मल है, इसलिए दोनों क्या होते हैं? बराबर। बाई नॉर्मल एक नया कंसेप्ट आया था, 3D को इंडिकेट करता था कि जब प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर आप कोई नॉर्मल लेते हैं, देन दैट इज कॉल्ड बाई नॉर्मल। दोनों के नॉर्मल मतलब बाई नॉर्मल। तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि टी आई आपका चाइल्डहुड वाला यूनिट टेंजेंट है, पी आई आपके चाइल्डहुड वाला नॉर्मल है, और बी आई हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है इन 3D में। तो यहाँ पे भी एन आई यूनिट नॉर्मल आपके चाइल्डहुड वाला, पी आई आपका चाइल्डहुड वाला, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, आगे लिखिए। नाउ यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पे, नाउ एन आई एक्स डबल डैश आई की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। एन आई एक्स डबल डैश आई की जगह कप्पा एन आई इज इक्वल टू कप्पा एन कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, एन आई डॉट एन आई। कैसे पता कप्पा एन कॉन्स्टेंट है? क्योंकि इंडेक्स फ्री है, उस पर कोई भी इंडेक्स नहीं लगा है। जो इंडेक्स फ्री होते हैं दैट इज कॉल्ड स्केलर और कांस्टेंट। ठीक है, एन आई डॉट एन आई कप्पा एन आई डॉट एन आई 1, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो एन आई डॉट एन आई की वैल्यू ये आ गई। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा एन इज इक्वल टू एन आई एक्स डबल डैश आई। तो अगर अपने को अब कप्पा एन निकालना होगा तो एन आई निकालेंगे। एन आई निकालने के लिए टेंजेंट वेक्टर x1 x2 की ज़रूरत होती है, फिर रूट जी की ज़रूरत होती है, और एक्स डबल डैश आई कल ही बताए थे। एक्स डबल डैश आई मतलब आई एक्स आई को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में। डैश है ना, डैश का मतलब एस के रिस्पेक्ट में। उतारिए। ये आर्टिकल वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आपको कई साल आया हुआ दिखेगा, कई साल ही आता है। लेकिन ये क्या, एक्स आई तो किसका फंक्शन है? यू अल्फ़ा का। तो एक्स आई किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? यू अल्फ़ा के। तो इसका मतलब एक्स आई एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, चेंज करना पड़ेगा। कई बार आपने डॉट को डैश में कन्वर्ट किया, यहाँ पे अब हम लोग डैश को यू अल्फ़ा में कन्वर्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, ज़रा ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट, since we know that छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, पहले तो x डैश आई निकालेंगे। x डैश आई का मतलब होता है डी एक्स आई बाई डी एस।
लेकिन अभी जस्ट हम जिक्र कर रहे थे कि एक्स आई किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यू अल्फा के। मिलेगा दिस इम्प्लाइज डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा। क्योंकि यू अल्फा में U1 U2 दोनों मर्ज है, इस कारण से टोटल डिफ्रेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो गया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में। साथ ही साथ आएगा डी यू अल्फा बाई डी एस। आप लोग को लिखने आता है ये चेन रूल। एक्स आई फंक्शन है यू अल्फा का, यू अल्फा मतलब U1 और U2 का, और U1 और U2 दोनों फंक्शन है S के। तो जब यहाँ से यहाँ जंप करेंगे एक वेरिएबल, तो डी एक्स आई बाई डी एस, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने के दो स्टॉपेज, फर्स्ट ये, सेकंड ये। यहाँ से यहाँ आएंगे तो दो दिख रहा है, इसलिए डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक दिख रहा है, इसलिए डी यू अल्फा अपॉन डी एस। जब एक वेरिएबल होता है वी विल यूज टोटल डिफरेंशिएशन डी, एंड इफ वी हैव अ वेरिएबल मोर देन वन देन वी विल यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल। इसको चेन रूल कहते हैं। अगर ये आपको आता है तो आप पार्शियल और टोटल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेन रूल होता है। फर्स्ट टू थर्ड पे जाने के, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। फर्स्ट टू थर्ड पे गए एक वेरिएबल, इसलिए डी यूज़ किया। फर्स्ट टू सेकंड पे गए दो वेरिएबल, इसलिए डेल यूज़ किया। सेकंड टू थर्ड पे गए अगेन वन वेरिएबल, इसलिए हमने डी यूज़ किया, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू, एक्स डबल डैश आई का मतलब डी बाई डी एस, डी एक्स डैश आई बाई डी एस। एक्स आई को एस के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार। दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एस, और डी एक्स आई बाई डी एस की वैल्यू है एक्स डैश आई। इजंट क्लियर? दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू डी बाई डी एस डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा डी यू अल्फा बाई डी एस, ठीक है। फिर देखिए कितने फंक्शंस दिख रहे हैं, दो फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बारी बारी से करेंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, लिख दे रहे हैं दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू, पहले वाले को करेंगे तो डी बाई डी एस ब्रैकेट में आएगा डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा, सेकेंड को एस सच उतार दिया, डी यू अल्फा बाई डी एस, प्लस उसके बाद डी बाई डी एस, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू अल्फा बाई डी एस, फर्स्ट को एस सच उतार दिया, डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा। इतने में कोई दिक्कत? अगेन वही प्रोसीजर कि ये तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यू अल्फा या यू बीटा के रिस्पेक्ट में, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का तरीका यहाँ पे लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। डी बाई डी एस देखिएगा अभिषेक, डी बाई डी एस को दो पार्ट में आप तोड़ेंगे, क्या क्या लिखेंगे, x नहीं है यहाँ पे तो x को हटा दो हर जगह से, ठीक है। क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल यू बीटा कर दे रहे हैं, डी यू बीटा बाई डी एस कर दे रहे हैं। इसकी जगह ये और ये लिखाया है, ये आएगा डी यू अल्फा बाई डी एस प्लस डी टू यू अल्फा अपॉन डी एस स्क्वायर डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा। दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू डेल डेल मिल करके डेल टू एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा डेल यू बीटा, फिर ये मिलेगा डी यू अल्फा अपॉन डी एस डी यू बीटा अपॉन डी एस प्लस डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा डी टू यू अल्फा अपॉन डी एस स्क्वेयर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए
देयरफॉर इसको मान रहे हैं 1, इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म कप्पा n इज इक्वल टू एन आई एक्स डबल डैश की आई की जगह हम लोग ये पूरा टर्म इंक्लूड करेंगे, मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, del 2 xi अपॉन del u अल्फा del u बीटा du अल्फा अपॉन ds इंटू du बीटा अपॉन ds प्लस एन आई, ये आएगा del xi अपॉन del u अल्फा d2u अल्फा अपॉन ds स्क्वायर। ये कहीं बनाना हो तो बना लीजिए वरना मिटा रहे हैं, पीछे भी एक बार बनवाए हुए हैं ना। मिटा दें, चलिए देखिए अब यहाँ देखिएगा, अब आपको पता है सिंस x अल्फा का मतलब होता है डेल एक्स आई बाई डेल यू अल्फा होता है, और आपको पता है कि x अल्फा परपेंडिकुलर होता है एन आई के, टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, मतलब x अल्फा डॉट एन आई का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 0। दिस इम्प्लाइज, वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा डॉट एन आई की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक। डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फा डॉट एन आई की वैल्यू क्या हो गई 0, ये पूरा टर्म वैनिश कर गया। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा n इज इक्वल टू, याद आ रहा होगा एन आई, इसको लिख रहे हैं एन आई एक्स आई कॉमा अल्फा बीटा, कुछ ध्यान आया, साथ में है डी यू अल्फा बाई डी एस डी यू बीटा बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज कप्पा n, कुछ बताइए इसके बारे में। वेरी गुड, डी अल्फा बीटा सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म, डी यू अल्फा अपॉन डी एस इंटू डी यू बीटा अपॉन डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा n, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख रहे हैं डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा अपॉन डी एस का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ याद है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कप्पा n इज इक्वल टू डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा अपॉन डी एस स्क्वायर की जगह जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा। जो आप बोल रही थी डी एक्स आई डी एक्स बीटा, वो रिमानियन मैट्रिक में था। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में जी अल्फा बीटा, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में डी अल्फा बीटा, दोनों में डी यू अल्फा डी यू बीटा। अब होशियारी दिखा के इन दोनों को काट मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक है, ठीक। ये प्रूफ हमको लगता है कम से कम 20 या 30 बार पूछ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, ठीक है, उतार लीजिए।
कल कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, है ना। कल उम्मीद है कि ख़त्म हो जाना चाहिए ये चैप्टर। कल हम थोड़ा जल्दी बुलाएंगे आप लोगों को, कल मेरी फ़्लाइट थी रात में, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी ही करके हम बुलाएंगे। मैसेज हम डाल देंगे अभी सर से डिस्कस करके। इसके बाद है सम स्पेशल कर्व, ठीक है, 3 चैप्टर है। सम स्पेशल कर्व है, जेटसिक है, एक चैप्टर और था, एनवेलप और डिवेलप्स करके एक है। एनवेलप एंड डिवेलप सरफेस। एनवेलप डिवेलप आपका 1 घंटे का चैप्टर है, जेटसिक आपका 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है, और सम स्पेशल कर्व्स ऑन द सरफेस 3 घंटे का चैप्टर, 3 6 घंटा, मतलब 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरे बुक, पूरा सिलेबस। उसमें केवल जो आता है वही पढ़ाते हैं। ये पढ़ करके जाइएगा, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। हो गया, आगे बढ़े। सबका हो गया भाई, भावना आपका। नीचे से लिखिए, द एबव इक्वेशन gives the curvature of normal section. The above equation gives the curvature of normal section
called normal curvature, parallel to the direction du alpha, parallel to the direction du alpha, full stop. Its reciprocal, कर्वेचर का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ना. इट्स रेसिप्रोकल is called radius of normal curvature, and is denoted by rho n. हो गया. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, म्यूसनायर्स थ्योरम. पहले ये थ्योरम कभी प्रूफ में नहीं आता था, इधर में 5-7 साल से इसका प्रूफ आने लग गया है. इसलिए पहले कभी कोई इसका प्रूफ कराता नहीं था, अब इसका प्रूफ कराने लग गया है. ठीक है, 1 या 2 साल छोड़ करके आपको एग्जामिनेशन में ये दिख जाएगा म्यूसनायर थ्योरम्स. म्यूसनायर ने क्या किया, कप्पा और कप्पा एन के बीच में रिलेशन बना दिया. उन्होंने कहा कप्पा मतलब कर्वेचर मतलब टेंजेंट प्लेन का कर्वेचर, और कप्पा एन नॉर्मल प्लेन का कर्वेचर, दैट इज नॉर्मल कर्वेचर, कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा. तो म्यूसनायर ने कहा कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों जो टेंजेंट प्लेन्स होते हैं उनके बीच का एंगल होता है. ठीक है, लिखिए. कितनी टेंजेंट लाइन हमने आप लोगों को पढ़ाया है? 2, x1 और x2 टेंजेंट प्लेन्स, x1 और x2. इन दोनों टेंजेंट प्लेन्स को आपको पता है कि ये दोनों एक ही प्लेन में होते हैं और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होता है. एक ही प्लेन में स्थित 2 टेंजेंट लाइन या x1 और x2 के बीच का एंगल थीटा होता है. तब हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है ब्लैक बोर्ड, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल ni है. तो इस प्लेन का जो कर्वेचर होगा उसको कप्पा कहेंगे और इसके नॉर्मल प्लेन का जो कर्वेचर होगा उसको कप्पा n कहेंगे. तब रिलेशन होता है कप्पा n इज इक्वल टू कप्पा कॉस थीटा. ठीक, लिखिए. if kappa and kappa n are the curvatures of oblique and normal section, oblique, oblique and normal section through the same tangent line and theta be the angle between these sections, नीचे से लिखिए, then kappa n is equal to kappa cos theta. ठीक है, देखिए जब आपको हमने सरफेस बताया था तो कहा था सरफेस का इक्वेशन क्या होता है, xi इज इक्वल टू xi u अल्फा. ये उन सारे पॉइंट्स का लोकस लेने से मिलता है जो किसके फंक्शन होते हैं, u अल्फा के फंक्शन होते हैं. तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये सरफेस मान लेंगे, इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट मान लेंगे pxi, ये किसका फंक्शन होगा, u अल्फा का. ठीक है, लिखिए. लेट कैपिटल P बी अ पॉइंट,
let capital P be a point with parameter u alpha on the surface xi is equal to xi u alpha, on the surface xi is equal to xi u alpha, ठीक है, and x double dash i लिख लिए हैं, x डबल डैश i, ठीक है। क्या होता है x डबल डैश i? अभी पीछे बताए थे, x डबल डैश i इज इक्वल टू t डैश i, है ना, एंड x डबल डैश i बी द कंपोनेंट ऑफ कर्वेचर वेक्टर at P of the oblique section through capital P containing the direction then, जरा सा पीछे वाला भी जस्ट पेज खोलिए, उसमें हमने लिखवाया था x डबल डैश i इज इक्वल टू t डैश i इज इक्वल टू कप्पा n पी आई इज इक्वल टू कप्पा n एन आई, लिखवाया है अभिषेक, मिला? जहाँ बताया था पी आई किसके बराबर होता है, एन आई के बराबर होता है, वही हमने बताया था। लेकिन जरा यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि ये नॉर्मल सेक्शन का नहीं है, बल्कि किस सेक्शन का है, ऑब्लिक सेक्शन का है, और ऑब्लिक सेक्शन के कर्वेचर को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नॉर्मल सेक्शन के कर्वेचर को कप्पा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे कह रहा है एक्स डबल डैश आई यहाँ पे ऑब्लिक कर्वेचर को दिखाता है, ऑब्लिक सेक्शन के कर्वेचर को दिखाता है, तो एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू कप्पा पी आई, और नॉर्मल को दिखाता तो कप्पा एन पी आई, ठीक है। और सुनिए, ऑब्लिक को दिखा रहा है इसीलिए पी आई लिखे हैं, नॉर्मल को दिखाता तो एन आई लिखते। लिखिए, नीचे से लिखिए, लिख लिया? ये बोले इसके नीचे से, ये इक्वेशन 1 लिख लिया? बोले आगे, लिखिए, where pi are component of unit normal vector, where pi are component of unit normal vector to the oblique section at P, to the oblique section at P, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है ऑब्लिक सेक्शन और नॉर्मल सेक्शन के बीच का एंगल थीटा है, तो ऑब्लिक सेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, पी आई, नॉर्मल सेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एन आई, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसका मतलब एन आई डॉट पी आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए, मॉड ऑफ एन आई मॉड ऑफ पी आई कॉस थीटा, since these are unit vectors this implies ni dot pi is equal to cos theta, ठीक है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अगेन the unit normal vector to the surface at P, again the unit normal vector to the surface at P is the unit principal normal vector, is the unit principal normal vector, is the unit principal normal vector of the normal section at P
of the normal section at P, comma, parallel to the direction du, parallel to the direction du. du का मतलब du अल्फा और du बीटा बोथ है, फुल स्टॉप. Since theta is the angle between, since theta is the angle between oblique and normal sections at P, oblique and normal sections at P and normal sections at P through the same tangent line, through the same tangent line, comma, therefore theta is the angle between, therefore theta is the angle between the vectors pi and ni, the vectors pi and ni. हो गया. नीचे से लिखिए दैट इज, ये दोनों लाइन. हो गया. अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इसको 2 मान लीजिएगा. इक्वेशन 1 और 2 को देखिए. इक्वेशन 2 में हमारे पास है ni डॉट पी आई, जबकि इक्वेशन 1 में हमारे पास केवल है पी आई. तो पी आई डॉट एन आई के लिए इधर दोनों तरफ एन आई से क्या लेना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. ठीक है, लिखिए टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, इनर प्रोडक्ट, टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड. इनर प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सही है, आप डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकती हैं उसको. टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ऑफ इक्वेशन 1 बाई एन आई कॉमा वी हैव, देखिए x डबल डैश आई डॉट एन आई इज इक्वल टू कप्पा पी आई डॉट एन आई. दिस implies that x डबल डैश आई डॉट एन आई इज इक्वल टू कप्पा पी आई डॉट एन आई. दिस implies that x डबल डैश आई डॉट एन आई इज इक्वल टू कप्पा, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से लिखेंगे cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2. पीछे अभी हमने बताया था इसको क्या कहते हैं, x डबल डैश आई डॉट एन आई इज इक्वल टू कप्पा एन. ठीक है, फिलहाल अभी उसको हम थोड़ा मेंशन करा के तब लिखाएंगे. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. लिखिए हो गया. नीचे से लिखिए. अब हम ये जो x डबल डैश आई डॉट एन आई है, पीछे हमने इसको कप्पा एन लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि थ्योरम है तो थोड़ा सा 1-2 स्टेटमेंट दे करके उस चीज़ को लिखेंगे. ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए सिंस x डबल डैश आई डॉट एन आई इज इक्वल टू, since x डबल डैश आई डॉट एन आई इज इक्वल टू नॉर्मल कर्वेचर एट p इन द डायरेक्शन du, नॉर्मल कर्वेचर एट p
in the direction du, normal curvature at P in the direction du, नीचे से लिखिए this implies x डबल डैश I डॉट ni, x डबल डैश I डॉट ni is equal to curvature of normal section, curvature of normal section at P parallel to the direction du, at P parallel to the direction du, नीचे से लिखिए this implies x डबल डैश I डॉट ni is equal to kappa n. This implies x डबल डैश I डॉट ni is equal to kappa n. ठीक है, फिर लिखिए यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, यूजिंग दिस वैल्यू in equation 3, comma we get, रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो मिलेगा कप्पा n इज इक्वल टू कप्पा कॉस थीटा, कप्पा n इज इक्वल टू कप्पा कॉस थीटा, नीचे से लिखिए विच इज रिक्वायर्ड म्यूसनायर्स थ्योरम, विच इज रिक्वायर्ड म्यूसनायर्स थ्योरम। केवल म्यूसनायर में आपका स्टेटमेंट का खेला है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। म्यूसनायर्स थ्योरम हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। 2-3 डेफिनेशन है, हेडलाइन डाल के लिख लीजिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है। जैसे मोटा मोटी हमने आपको ये बता दिया कि किसी भी पॉइंट पे 2 टेंजेंट एक नॉर्मल होता है, दोनों टेंजेंट सेम प्लेन में लाई करते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर प्लेन में। तो अगर दोनों टेंजेंट इस प्लेन में लाई करते हैं तो इस प्लेन को बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन, इसके नॉर्मल प्लेन को बोलेंगे नॉर्मल प्लेन। ऑब्लिक प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो कर्वेचर होता है उसको हम लोग कर्वेचर कहते हैं या प्रिंसिपल कर्वेचर कहते हैं। नॉर्मल प्लेन के जो अलॉन्ग कर्वेचर होता है उसको हम लोग नॉर्मल कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इन्हीं सब डेफिनेशंस को लिख रहे हैं ताकि आप लोग मेंशन कर सकें एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली हेडलाइन डालिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में, प्रिंसिपल डायरेक्शन। प्रिंसिपल डायरेक्शन लिखिए, द नॉर्मल सेक्शन ऑफ अ सरफेस, the normal section of a surface through a given point having maximum or minimum curvatures, at the point are called principal section of the surface, are called principal section of the surface at that point and the tangent to these sections are called principal direction at that point, ठीक है।
दूसरा लिखिए प्रिंसिपल कर्वेचर। प्रिंसिपल कर्वेचर मतलब प्रिंसिपल सेक्शन का जो कर्वेचर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कर्वेचर। लिखिए द कर्वेचर ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन, द कर्वेचर ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन of a surface section of a surface through a given point are called principal curvature at that point ठीक है। जो प्रिंसिपल सेक्शन का कर्वेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कर्वेचर। और प्रिंसिपल कर्वेचर का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या देगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर लिखिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर are called principal radius of curvature, are called principal radius of curvature। हो गया? चलिए रिमार्क लिखिए। रिमार्क में पहली हेडलाइन डालिए प्रिंसिपल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, प्रिंसिपल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑन अ गिवन सरफेस, प्रिंसिपल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ गिवन सरफेस। सरफेस का इक्वेशन xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, उस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो u अल्फा के पैरामीटर के फॉर्म में लिखा जाएगा, उसका हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं। एक्चुअली में इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, तो हम सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। अभी आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, एक प्रिंसिपल सेक्शन पढ़ा, एक प्रिंसिपल कर्वेचर पढ़ा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन मतलब, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तब जा कर के कहीं आप प्रिंसिपल कर्वेचर निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन का फॉर्मूला पढ़ने चल रहे हैं। लिखिए इसमें द इक्वेशन g बीटा 1 d del 2 माइनस g del 2 d बीटा 1 du बीटा du डेल्टा इज इक्वल टू 0। g बीटा 1 d डेल्टा 2 माइनस g डेल्टा 2 d बीटा 1 du बीटा du डेल्टा इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन, नीचे से लिखिएगा, डिटरमाइन those directions for which the normal curvature kappa n is maximal। दरअसल प्रिंसिपल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है, जैसे प्रिंसिपल डायरेक्शन, पहले तो समझिए प्रिंसिपल डायरेक्शन मतलब मुख्य दिशा। प्रिंसिपल सेक्शन के ऊपर प्रिंसिपल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जिस पे आपका कर्वेचर मैक्सिमल हो। कर्वेचर मैक्सिमल हो मतलब या तो बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, मतलब या आइदर या मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, तो उस डायरेक्शन को हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कोई सरफेस है, ये ब्लैक बोर्ड सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई कर्व लिया, कर्व के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कर्वेचर होगा, ठीक है। उन दो पॉइंट्स को चूज करेंगे जिस पे कर्वेचर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, वही डायरेक्शन आपका प्रिंसिपल डायरेक्शन कहलाएगा। कि कर्वेचर या तो मैक्सिमल हो या तो
मिनिमल हो। तो अभी हमने आप लोगों को लिखवाया है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन उन सारे के सारे डायरेक्शंस को बताता है जिस पे नॉर्मल कर्वेचर मैक्सिमल होता है, ठीक है, फॉर विच द नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन इज मैक्सिमल, फुल स्टॉप। Hence this equation gives the principal direction at a point P. Hence this equation gives the principal direction at a point P. Hence this equation gives the principal direction at a point P of the surface xi is equal to xi u alpha, of the surface xi is equal to xi u alpha, ठीक है। अब हम लोग प्रिंसिपल कर्वेचर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हेडलाइन डालिए, इक्वेशन फॉर प्रिंसिपल कर्वेचर। हो नहीं पाएगा आज पूरा, जितना हो पा रहा है उतना लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन फॉर प्रिंसिपल कर्वेचर लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, क्या होता है सरफेस का इक्वेशन, xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, लिख लीजिए xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, हो गया। नीचे से लिखिए, देन द नॉर्मल कर्वेचर कप्पा n, देन द नॉर्मल कर्वेचर कप्पा n एट पॉइंट P in the direction du alpha, at point P in the direction du alpha is given by, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया था आपको, कप्पा n इज इक्वल टू डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा होल अपॉन जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, लिखवाया था, लिखिए। हो गया। नीचे से लिखिए, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, which can also be written as, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, कप्पा एन जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा इज इक्वल टू डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट, सबको उधर शिफ्ट कर देंगे अगर, तो ये कॉमन हो जाएगा, मिलेगा डी अल्फा बीटा माइनस कप्पा एन जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। हो गया। क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल कर्वेचर, प्रिंसिपल डायरेक्शन के अलोंग जो कर्वेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कर्वेचर। प्रिंसिपल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसपे कर्वेचर मैक्सिमल होता है। मैक्सिमल की कंडीशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू को पुट करते हैं, लेस देन 0 आती है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आती है तो मिनिमम, ठीक है। तो अगर हमको मैक्सिमल चाहिए तो कर्वेचर कप्पा एन को फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, और वैल्यू को क्या करेंगे 0, जहां आपको पता है कि गामा की वैल्यू क्या होगी 1,2, यू अल्फा यू बीटा यू गामा ना 1,2। लिखिए ज़रा,
इसके नीचे से लिखिए द कंडीशन फॉर मैक्सिमल वैल्यू ऑफ कप्पा एन इज, द कंडीशन फॉर मैक्सिमल वैल्यू ऑफ कप्पा एन इज, द कंडीशन फॉर मैक्सिमल वैल्यू ऑफ कप्पा एन इज, ये जरा सा ठीक कर लीजिएगा, डेल कप्पा एन अपॉन डेल डी यू अल्फा इज इक्वल टू 0। नहीं, गामा ही होगा ये, अल्फा नहीं है, गामा। इसका मतलब कप्पा एन इसमें है तो इक्वेशन नंबर 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? डी यू गामा के रिस्पेक्ट में। कैसा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? डी यू गामा। किसके रिस्पेक्ट में? डी यू गामा। लिखिए by using this condition and differentiating equation 1 with respect to du gamma comma we have चलिए देखिए, इस इक्वेशन को डी यू गामा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जरा देखिएगा, डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा माइनस कप्पा एन जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा इज इक्वल टू 0। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? डी यू गामा के रिस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट हो गया, डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा अपॉन डी यू गामा डी यू बीटा इज इक्वल टू कप्पा एन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। छोड़ दीजिए, जी अल्फा बीटा कांस्टेंट डी यू अल्फा अपॉन डी यू गामा डी यू बीटा। जब आप एक नहीं, कांस्टेंट नहीं है, जब आप एक जनी को वैल्यू मानते हैं तो दूसरा वाला कांस्टेंट लेते हैं। भाई अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1,2। जब आपने इसको लिया तो ये क्या हो जाएगा? बिहेविंग लाइक एज अ कांस्टेंट। किसी एक को करें, आपको मन कर रहा है तो आप बीटा को कर लीजिए, लेकिन एक को ही करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट डी अल्फा बीटा क्रॉनिकल डेल्टा अल्फा गामा डी यू बीटा इज इक्वल टू, कप्पा एन यहाँ छूट गया है, कप्पा एन जी अल्फा बीटा डेल अल्फा गामा डी यू बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट कटेगा डी बीटा गामा डी यू बीटा इज इक्वल टू कप्पा एन जी कटेगा बीटा गामा डी यू बीटा, जहाँ गामा की वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं वो लाइन, डी बीटा गामा डी यू बीटा कप्पा एन जी बीटा गामा डी यू बीटा गामा इज इक्वल टू 1,2। लिख लीजिए, उसको उतारना हो कहीं डब्बे में तो उतार लीजिएगा।
ठीक है, इतना उतार के छोड़ दीजिएगा। अब अगले टर्म में उतारिए। उतर जाए तो कैमरा फिर बंद कर दीजिएगा। OR में कितना बचा है अभी आप लोगों को?